नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अयोध्या से। बता दें, अयोध्या धामी कैबिनेट अब पहुंच चुकी है। धामी ने कहा अयोध्या और उत्तराखंड का संबंध गहरा है। उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आएंगे। रामलला को देखकर मेरे मन में भावुकता होती थी, पर आज प्रभु श्री राम को देखकर प्रसन्नता होती है। हमें यह जमीन मुहैया कराई जाएगी तो उत्तराखंड सदन बनाएंगे। उत्तराखंड का हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अयोध्या से। बताते चले कि धामी सरकार अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अब अयोध्या पहुंच चुकी है और रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम सभी मंत्रियों के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आते रहेंगे और उत्तराखंड के साथ अयोध्या का गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या से गहरा लगाव है और राम भगवान को देख के उन्हें भावुकता होती है। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहा है आपको अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रियों के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान भी दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंडवासी हमेशा अयोध्या आते रहेंगे और अयोध्या और उत्तराखंड का एक अलग ही संबंध है, गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आएंगे, ऐसा उनका कहना है। आज प्रभु श्री राम को देखकर प्रसन्नता होती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि रामलला को देखकर उनके मन में भावुकता आती है और आज दर्शन कर वे बेहद प्रसन्न हैं। अयोध्या और उत्तराखंड का संबंध गहरा है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आते रहेंगे। अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम मंत्रियों के साथ, मंत्रीगणों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि आज प्रभु श्री राम को देखकर बेहद प्रसन्नता होती है और उत्तराखंड का हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता सुनील राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक लंबे इंतजार के बाद अयोध्या पहुंच चुका है रामलला के दर्शन करने। जी, जाहिर तौर पर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि धामी मंत्रिमंडल आज अयोध्या जाएगा, कल अयोध्या जाएगा। कई तारीखों ऐलान हुआ, लेकिन एन वक्त पे वो तारीख निरस्त कर दी गई। हवाला ये दिया गया कि अयोध्या में अभी भारी भीड़ है, लोग बहुत संख्या में वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक पूरी सरकार यहाँ से उत्तराखंड जा रही है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत ना हो, इस लिहाज से जब भीड़ कम होगी तब वहां पर अयोध्या जाया जाएगा और रामलला के दर्शन किए जाएंगे। तो वो वक्त आज खत्म हुआ। आज सुबह स्टेट प्लेन से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से धामी कैबिनेट अयोध्या के लिए रवाना हुई। वहां पर 11:30 बजे पहुंची। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने वहां पर रामलला के दर्शन किए, वहां पर मत्था टेका। साथ ही साथ इसमें नहीं पहुंच सकी मंत्री सौरभ बहुगुणा, मंत्री गणेश जोशी अपने निजी काम से बाहर हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा आउट ऑफ
कंट्री हैं, जबकि जो कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी वो दिल्ली में हैं। तो केवल वो 2 मंत्री नहीं जा सके और पूरी कैबिनेट वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद थी। एक अन्य नेता थे, वो राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से और सह कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय बीजेपी कार्यकारिणी में भी है नरेश बंसल, वो भी इस वक्त उत्तराखंड सरकार के साथ मौजूद रहे। तो लगातार ये इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 2 फरवरी को कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी या फिर उसके बाद और फिर 2 तारीख को और आएगी। तो अब पूरी तरह से ये आज सुनिश्चित हुआ कि कैबिनेट ने आज वहां दर्शन किए हैं और देर रात तक वहां से वापस उत्तराखंड लौट आएगी। इस चूंकि कल कैबिनेट होनी है तो कैबिनेट के लिए भी तमाम विषयों पर बातचीत होनी है, लेकिन आज रामलला के दर्शन वहां पर पूरी धामी कैबिनेट ने किए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर अब उत्तराखंड रहेगा, सभी राज्य से तमाम सारे रहेंगे वो वहां पर रहेंगे, उसकी एक बनेगी जिसका सारा शुरू है। उस जो उत्तराखंड सदन बनेगा उसमें उत्तराखंड संस्कृति की झलक तो दिखाई देगी, लेकिन 4 धाम का स्वरूप भी उसमें दिखाई। तो ये बड़ी खबर है वहां की और उसके लिए जमीन भी अलॉट उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सरकार को हो चुकी है। तो ये बातें थी जो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कही है। जी बिल्कुल सुनील, देखा जाए तो एक लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। पहले से ही ये प्लान बना हुआ था, लेकिन यूसीसी बिल को पारित कराने के चलते नहीं जा पाए थे और अब एक लंबे इंतजार के बाद अयोध्या आज पहुंचे हैं मंत्रीगणों के साथ। जाहिर तौर पर क्योंकि ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिनके चलते या यूं कह लीजिए या फिर वहाँ लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, उसका हवाला दे दीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि लगातार प्रदेश में जो बड़े मुद्दे रहे हैं, चाहे वो बनबूलपुरा मामला रहा हो हल्द्वानी हिंसा का या फिर यूसीसी का मामला रहा हो, तो इन चक्करों से काफी वहां पर धामी कैबिनेट नहीं आ पाई थी, लेकिन आज पूरी कैबिनेट ने वहां पर 2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो आज के दर्शन किए हैं। जी सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को अगर देखा जाए तो उससे ये भी कह सकते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर बेहद उत्साहित है, प्रसन्न है। हम विजुअलों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी कैबिनेट उत्साहित है। ये कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि पिछले 550 वर्षों से जिस मंदिर का हमें इंतजार था, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, वो घड़ी 2023 में 24 में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद इस तरह की तमाम सारी जो दिक्कतें थी वो बाहर हुई और आखिरकार उस राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको लेकर बीजेपी लगातार जिस बात को कहते रही। तो ये दिखाने की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये भी बताने की कोशिश की है कि बीजेपी वही सरकार है जो करती है, जो बोलती है वो करती है और उसी तर्जीहों पर हमारी तमाम सरकारें चल रही हैं, चाहे राज्यों की हो या फिर केंद्र की सरकार हो। जी सुनील, इसके अलावा मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अयोध्या गया है, तो अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर? जाहिर तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पुख्ता बंदोबस्त उसके थे और हमारे दिखाई भी दिए, वीडियो के माध्यम से लोग देख भी पा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त वहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए गए थे और इसी के अनुरूप राज्य सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने वहां पर दर्शन भी बेहद आराम से किए। इस तरह का वातावरण नहीं दिखाई दिया कि कहीं भीड़ है, हौच पौच है और वहां पर धक्का मुक्की दर्शन करने में आ रही है। जब एक राज्य की सरकार जाती है, जबकि पूरा मंत्रिमंडल जाता है, तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है कि कोई चूक हो। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी। जी चलिए, शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच सीएम धामी और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची। इसी में भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि रामलला 500 साल बाद राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और हम सब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं।
सीएम धामी उनके दर्शन प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही करना चाहते थे, मगर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण वे दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब निमंत्रण आने पर सीएम धामी कैबिनेट के सदस्यों के साथ दर्शन करने पहुंच गए हैं। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राम विराजमान हुए हैं, रामलला हमारे विराजमान हुए हैं अयोध्या में। तो ये एक सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो उनका दर्शन कर रहे हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग साक्षी बने हैं। तो आज वहाँ पे दर्शनार्थियों की लंबी भीड़ के कारण इस बीच नहीं जाना हो पा रहा था, लेकिन वहाँ से अब निमंत्रण आया है तो सभी कैबिनेट के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रामलला के आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुंचे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में अब तक 68 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में आज 10 और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वांटेड चल रहे 6 दंगाइयों में से 2 मुख्य हैं। देखिए, बनभूलपुरा में जो प्रकरण हुआ इसमें 3 एफआईआर हुई है। तो 3 एफआईआर में अब तक हम पहले 58 लोग हमने गिरफ्तार किए थे, आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है इनमें 2 और नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है, इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है, जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि में जो हिंसा और दंगा हुआ है, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और जो दंगा करेगा वे नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगा, उसे नीचे रहने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, अरविंद पांडे ने कहा कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, वे सिर्फ जाहिल होते हैं और ऐसे जाहिलों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है। मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूं, ये किसी जाति मजहब के होती भी नहीं है। ये तो जाहिल लोग हैं। जो लोग दंगाई हैं वो समाज के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। मैं ऐसे जाहिलों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार की धरती है, बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वो सीधे ऊपर जाएगा, उसको नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने जिला स्तरीय और अधिकारियों को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिए जागरूकता गतिविधि आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी सरकार चुनकर लोकतंत्र को मजबूत करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पर हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देहरादून प्रदेश में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट आज भी जारी है। मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटों तक प्रदेश भर में बारिश के साथ बर्फबारी का अंदेशा जताया है। इसी के साथ बता दें, बीते 24 घंटे से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर बता रहा है आपको, बता दें कि प्रदेश भर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है।
अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता सुनील राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, प्रदेश भर में अभी भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी का अलर्ट लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऐसी सूचना दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर? तक के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। और आज भी हम देखा कि बीते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, चाहे वो चार धाम स्थल हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री हो, केदार, यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। जबकि निचले इलाकों में देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, ज्यादातर इलाकों में बारिश। तो अब आप 21 तारीख में जाएंगे, कल जाएंगे तो हालांकि मौसम तो सुहाना रहेगा। जब देर शाम तक जाएंगे तो वहां पर बारिश की आशंका जाहिर की गई है। तो आने वाले दिनों में हमें ये एक्टिविटी और देखने को मिलेगी, जैसी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। तो ये 2 दिन उत्तराखंड के लिहाज से बेहद अच्छे भी रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसानों और बागवानों की बात से खुशी रौनक देखी जा रही है। बागवान हमारे की तरह रहे, तो वहीं किसान जो मैदानी मूल के किसान हैं वो बारिश न होने के चलते बेहद परेशान थे। तो इस महीने में ये बारिश अच्छी है, पर आने दिनों में भी बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। जी बिल्कुल सुनील, अगर उत्तराखंड में बर्फबारी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक बर्फबारी नहीं हो रही थी और इसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, और अब बर्फबारी के चलते काश्तकारों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। इसके लिए आपको 1 महीना पहले जाना पड़ेगा। पूरी जनवरी जिस बर्फबारी से उत्तराखंड लगभग रहती थी जनवरी के माह में, वो इस जनवरी के माह में बर्फबारी नहीं देखने को मिली। बागवानों की चेहरे भी मुरझाए हुए थे। जैसे ही फरवरी एंट्री होती है फरवरी में, तो फरवरी से ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू होने लगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनवरी पर फरवरी बर्फबारी के लिए भारी पड़ी, और इसलिए फरवरी में जो किसानों के चेहरे पर रौनक जनवरी में आ जानी चाहिए थी, वो अब फरवरी में आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बागवान है तो वो उनका सीजन ये रहता है कि जैसे सेब के पेड़, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सेब के पेड़ किसी ने लगाने हैं या फिर लगा दिए गए हैं, तो उनके लिए 1 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उनके लिए तो नमी वाली जमीन नहीं बन पाती है पेड़ के लिए। दूसरी चीज, जब वर्ष नहीं गिरती है तो उससे क्या होता है कि पेड़ पूरी तरह से उसका कीड़ा लग जाता है और कई साल पीछे किसान चला जाता है। एक पेड़ को डेवलप करने में कई वर्ष लग जाते हैं और कई वर्षों बाद वो फल देता है। तो इस तरह तमाम बातें इस प्रोसेस में रहती है। तो ऐसे में जो हमारा मौसम का चक्र है, अगर मौसम का चक्र बदलता है तो कहीं न कहीं किसानों पर भी ये तमाम सारी बातें भारी पड़ जाती हैं। अब सुखद खबर ये है कि भले ही जनवरी माह में बर्फबारी ना हुई हो, लेकिन फरवरी माह में बर्फबारी गिरी है, बर्फबारी हुई है, और चार धाम में भी बर्फबारी हुई है। ऐसे में जैसा आपका मूल सवाल था कि टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे, इस मूल सवाल पर ये देखा जा रहा है कि टूरिस्ट बेहद संख्या में उत्तराखंड में अब आने शुरू हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, अब देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। बता दें, पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों के चलते थाना क्षेत्रों से हिस्ट्री शीटरों की कुंडली अब खंगाल रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिस्ट्री शीटरों पर पुलिस ने पैनी नजर बना ली है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसी को लेकर पुलिस अब लगातार मंथन कर रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बदमाशों पर पुलिस अब पैनी नजर बनाएगी। सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो और कोई भी कोताही ना हो, इसी को लेकर पुलिस अब लगातार मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है। बदमाशों पर नजर बनाई जा रही है और बदमाशों की कुंडली लगातार
पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोताही ना हो, इसी के चलते पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें, तमाम तरीके की तैयारियां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही हैं। पुलिस द्वारा अब बदमाशों पर नजर बनाई जाएगी, बदमाशों को चिन्हित कर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर ये पूरी तरह तैयारियां लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस द्वारा की जा रही हैं। देहरादून में घरों और सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ा उठाने के साथ प्लांट में इसकी छटनी करने और सफाई वाहनों की निगरानी करने पर नगर निगम हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधर रही। हाल ही में 8 करोड़ रुपए की सफाई वाहन खरीदकर कंपनियों को दिए गए, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठान में अब तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला। दून स्थित कारगी डंपिंग साइट पर शहर के बीच कूड़े के ढेर लग रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त रुख अपनाकर अनुबंध कंपनियों को 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने निगरानी के लिए अनुबंधित एजेंसियों को सही रिपोर्ट देने को कहा है। जो कंपनियां हैं उनकी एक तो ये कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना जो कूड़ा उठाना है उसे करें, लेकिन उनकी खुद की भी कुछ शिकायतें थी पेमेंट से रिलेटेड और बाकी शिकायतें, जिनके क्रम में मेरे द्वारा उनके साथ, मेरे और नगर आयुक्त के द्वारा उनसे वार्ता की गई थी और हम टाइमली बेसिस पे उनका पेमेंट रिलीज करें, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको ये हिदायत दी गई है कि समय से कूड़ा का उठान करें वो अपने। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा और बूंदाबांदी के साथ ठंड अब बढ़ने लगी है। वहीं रात में बादलों के गरजने के साथ पर्वत, पार्वती कुंड, गूंजी, नाभी डांग, हिमनगरी, मुनस्यारी में फिर से बर्फबारी होने के साथ बारिश हुई। वहीं बारिश से किसानों को भी राहत मिली है। देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ज्योति रौतेला ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जन मन तक पहुंचते हैं। बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे। बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि महंगाई से मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर महिला परेशान है और जो महंगाई का पूरा असर है वो महिलाओं की जो किचन है उसका पूरा बजट खराब हो चुका है और सरकार इसको बिल्कुल अनदेखा अनसुना कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने महंगाई को कम नहीं करा या इसके लिए इन्होंने जो उचित कदम है वो नहीं उठाए, तो इसका नुकसान भाजपा को बड़ी मात्रा में होगा। तो फिलहाल देवभूमि एक्सप्रेस की खास खबरों में इतना ही। अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।